Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar, and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balasar. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले आप अपने साथ कॉपी और पेन रख लीजिए ताकि आप हमारे साथ साथ इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर आरएमएस सीईटी 2021 मैथ क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टोटल 50 क्वेश्चन मैथ में से पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप भी हमारे साथ इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन को रीड करिए और फिर वीडियो को पॉज करके आप आंसर फाइंड आउट करिए। आंसर फाइंड आउट करने के बाद आप वीडियो रिज्यूम करिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए बी सी डी, उनमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं और हमें इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे पहले हमें उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, यानी उन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो इन सभी के डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहला वाला काम हमारा यह है कि हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8, 12, 4 और 3। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, वो कौन है 2। तो 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4 3। अभी भी 4 6 और 2 तीन नंबर ऐसे हैं जो 2 से कटते हैं, तो 2 से ही हम लोग कट करते हैं। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 3। तो अब देखिए 3 से दो नंबर कटते हैं, 3 और 3। तो 3 से अभी हम कट करते हैं, तो ये 2 आ गया, 1 1 और ये 1। तो बच्चों हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 2 4, 2 8 3 24। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या है कि इनके डिनोमिनेटर को अभी हमें 24 बनाना है, यानी हर एक के डिनोमिनेटर को अभी हमें क्या बनाना है, 24। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अगर हम 5 बाय 8 लेते हैं, तो आप मुझे बताओ कि 8 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये 24 बन जाए। तो आप कहोगे सर 8 इंटू 3 24 होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी न्यूमरेटर के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास बच्चों आ गया 15/24। ओके, सिमिलरली 7/12, 7/12। अब 12 को अगर 24 बनाना है तो अब स्टूडेंट 7/12, अगर 12 को हमें 24 बनाना है तो हमें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आया 14/24। तो वैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं 3/4 को, अब 3/4, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 24 हो जाए। तो आप कहोगे सर 4 इंटू 6 होता है 24। तो अगर डिनोमिनेटर के साथ मैं 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे पास आया 18/24। और सबसे लास्ट में है हमारे पास 2/3। अब 2/3, तो 3 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 24 हो जाएगा। तो ऊपर भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास कितना आया, 16/24। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब आप ध्यान से देखें, इन सभी के डिनोमिनेटर 24 24 24 बन चुका है। तो अभी हमारा काम है कि अभी हम न्यूमरेटर देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा अगर आप न्यूमरेटर देखें तो 14/24 का है सबसे छोटा न्यूमरेटर। सबसे छोटा न्यूमरेटर 14/24 यानी 7/12 का है। तो यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, 7/12। ओके, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, 14 से बड़ा कौन है, थोड़ा सा 15 जो है 14 से जस्ट बड़ा है, यानी 5/8 के बारे में बात हो रही है। तो 7/12 से जस्ट बड़ा कौन है, 5/8। अब स्टूडेंट देखो 18 रह गया और 16 रह गया। तो देखो स्टूडेंट्स, 15 से जस्ट बड़ा कौन है, 16। तो 16/24 यानी किसके बारे में बात हो रही है, 2/3 के बारे में। तो यहाँ पे आ गया 2/3। फिर 2/3 से बड़ा कौन है, 18/24।
तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, 3/4 के बारे में। तो 3/4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले कौन आ रहा है, 7/12, उसके बाद आ रहा है 5/8, उसके बाद आ रहा है 2/3 और फिर आ रहा है 3/4। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हमारे पास आंसर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं, और उसमें हमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपने फाइंड आउट करना है कि क्या ये अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कोई भी दो फ्रैक्शन उठा लो। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के दोनों फ्रैक्शन उठा लिए, 5/8 और 7/12, इन दोनों को मैंने ले लिया, 5/8 और इस तरफ लिख लिया मैंने 7/12। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स जिसका न्यूमरेटर आप ले रहे हो उसी के नीचे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जैसे कि मैंने न्यूमरेटर यहाँ पे 5 का लिया है और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12 के साथ। तो 5 × 12 होता है 60। ओके, 5 × 12 कितना होता है, 60। तो मैंने 5 लिया था न्यूमरेटर, तो मैंने 5/8 के नीचे ही लिख दिया है 60। ओके, अब मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर लिया है 7, तो 7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 के साथ, तो मेरे पास कौन आ गया, 56। ओके, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखो 60 बड़ा है कि 56, तो आप कहोगे सर 60 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 7/12 और 5/8 में सबसे छोटा कौन है, 7/12 छोटा है और 5/8 बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, जो सबसे छोटा है उसी को सभी के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि क्या ये असल में सबसे छोटा है कि इससे भी कोई छोटा है। तो 7/12 को अब मैं 3/4 के साथ कंपेयर करूंगा। तो 7/12 और यहाँ पे इसको मैंने 3/4 के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 × 4 इज 28 और 3 × 12 हो गया 36। तो यहाँ पे भी हमने देखा स्टूडेंट्स कि 7/12 जो है वो छोटा है और 3/4 जो है 7/12 से बड़ा है। अब लास्ट रह गया 2/3। तो 7/12 को हम 2/3 के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 21 और यहाँ पे आया 24। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि 7/12 जो है छोटा है और 2/3 बड़ा है। इसका मतलब 7/12 बच्चों वो सबसे छोटा है। ओके, तो आप अभी ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 7/12 को पहले नंबर पे रखा गया। यहाँ पे 7/12 को पहले नंबर पे नहीं रखा गया है, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे पहले नंबर पे है, बाकी सभी में पहले नंबर पे 7/12 को नहीं रखा गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन में 7/12 को पहले रख दे। तो अभी आप इस ऑप्शन में से 7/12 को निकाल दो और अभी आप 5/8 और 3/4 को आपस में कंपेयर कर लो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 5/8 और 3/4 को कंपेयर करूं, 5/8 और 3/4, तो देखो 5 × 4 इज 20, 8 × 3 इज 24। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5/8 जो है वो 3/4 से छोटा है। ओके, अब 5/8 अगर छोटा है तो 5/8 को 2/3 से भी कंपेयर कर लो। तो 5 3 15, 8 2 16। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5/8 जो है वो 2/3 से भी छोटा है। इसका मतलब 5/8 7/12 के बाद कौन आएगा, 5/8। तो इन दोनों ऑप्शन में से 5/8 भी जा चुका है, 7/12 जा चुका है, अब रह गया 3/4 और 2/3। इनको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 3 × 3 इज 9, 4 × 2 इज 8। तो हमने ये देखा कि 2/3 जो है वो छोटा है क्योंकि उसके नीचे 8 है। तो 2/3 आ गया और लास्ट में कौन आएगा, 3/4। तो स्टूडेंट आप इस तरह भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप एलसीएम वाला मेथड यूज करें क्योंकि इसमें उलझने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि नंबर 18 हैज गॉट हाउ मेनी फैक्टर्स, कि 18 के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 18। अब स्टूडेंट देखिए 1 हर किसी का फैक्टर होता है। जो 1 है वो हर किसी का फैक्टर होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकाल रहे हो 1 को छोड़कर, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो तो 1 और वो खुद यानी इटसेल्फ वो अपना फैक्टर होगा। तो यानी अगर 18 का फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हो तो 1 और वो इटसेल्फ यानी खुद भी वो अपना क्या होगा, फैक्टर्स। तो पहले ये दोनों नंबर तो इसके फैक्टर्स होंगे, ये तो कंफर्म है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स
अब देखते हैं कि और कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट देखिए लास्ट में क्या है, 8 है और ये 2 से कटता है, इसका मतलब 18 का एक फैक्टर 2 भी होगा। तो बच्चों देखो 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 इंटू 9 होता है 18, तो यानी इसके दो फैक्टर और आ गए, कौन कौन, 2 और 9। ओके, तो दो फैक्टर और आ गए, कौन, 2 और 9। फिर 18 बच्चों 3 के टेबल में भी आता है, 3 इंटू 6 होता है हमारे पास 18, तो इसके दो फैक्टर और आ गए, 3 और 6। ठीक है बच्चों, इसके दो फैक्टर और आ गए, 3 और 6। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच और ये 6, टोटल 6 फैक्टर्स हैं इसके। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पे दे रखा है कि 18 के टोटल 6 फैक्टर्स हैं, तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन x माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 25। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें दे रखा है x माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 25। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो दो चीजें आपने याद रखनी। पहली एक चीज कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और x को आप अकेले रखो। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या x यहाँ पे पॉजिटिव है, हाँ हाँ x पॉजिटिव है। दूसरी चीज हमें x को अकेले रखना है। तो बच्चे अगर x को अकेले रखना है तो हमें इस माइनस 32 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो बच्चा याद रखना कि इक्वल टू के उस तरफ जाता है अगर कोई भी चीज तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये अगर माइनस में है और वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस 25 और यहाँ पे आया मेरे पास प्लस 32। अब बच्चों देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो अलग अलग साइन होंगे, एक यहाँ पे माइनस में है और एक प्लस में है, तो आप हमेशा क्या करो, माइनस कर दो। 32 में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो मेरे पास आ गया 7। अब इसके सामने नेगेटिव साइन लगेगा कि पॉजिटिव। तो हमने देखा कि 25 और 32 में बड़ा कौन है, और बड़े वाले के पास जो साइन है वही साइन लगेगा। तो अगर हम देखें तो बड़ा यहाँ पे 32 है और उसके सामने पॉजिटिव का साइन है, यानी यहाँ पे x जो है ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो स्टूडेंट्स हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें +7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन 21/5 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे देखो कोई भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 को मैंने अंदर रखा, यानी न्यूमरेटर को मैंने अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर। तो बच्चों देखो 5 इंटू 4 होता है 20, 5 5 25, 25 तो 21 से बड़ा है तो हम 4 रखेंगे। तो 5 इंटू 4 इज 20। तो बच्चों यहाँ पे देखो 20 आ गया, माइनस अगर हम करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ओके, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ओके, ये आ गया हमारे पास क्वोशिएंट, और ये है हमारे पास डिवाइजर, है ना, और ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। ये तो आप सभी को पता होगा। अब बच्चों अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो है, अब स्टूडेंट्स अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो सबसे पहली चीज हम कैसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले ऊपर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर। ऊपर आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर। नीचे क्या लिखना है आपने, डिवाइजर। और इस साइड आपने लिखना है क्वोशिएंट। ओके, इस साइड आपने क्या लिखना है, क्वोशिएंट। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें रिमाइंडर कितना है आपके पास, 1, डिवाइजर कितना है, 5, और क्वोशिएंट कितना आया है, 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका, 21/5 का, 4 1/5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसने स्टूडेंट्स कहा है कि फाइंड द अमाउंट हुज 40% इज 8। उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसका अगर मैं 40% निकालूं तो वो 8 आ जाए।
अब स्टूडेंट्स हमें वो नंबर तो नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है जिसका 40% में निकालू तो वो 8 आ जाए। तो जहां पे हमें नहीं पता होता वहां पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो हम ये कहते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चे अगर वो नंबर एक्स है तो उसका हम 40% निकालेंगे तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। ये होगा स्टूडेंट्स। अब मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आप एक्स निकाल रहे हो तो एक्स को हमेशा क्या रखो, अकेला रखो, क्योंकि एक्स को अकेला रहना पसंद है। तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा 8 into 100/40। ओके। अब स्टूडेंट देखो 8 into 1 इज 8, 8 5 इज 40, 5 into 100 कितना आ गया 20। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। तो यानी अगर मैं 20 का 40% करूं बच्चों तो वो 8 आंसर देगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो क्या है, करेक्ट है। ओके। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मीनू वाज आस्क्ड टू स्टडी फॉर 5 hours. She only studied for 3/5 of that time. How much time did she spend on studying? ओके। इन्होंने कहा कि मीनू के पास जो टोटल टाइम, मीनू को जो टोटल टाइम स्टडी करना था वो कितना करना था, 5 hours। टोटल जो टाइम दिया गया था मीनू को, कहा गया था मीनू को कि आपने 5 घंटे टोटल पढ़ना है, ठीक है। बट मीनू ने क्या किया, 5 घंटे से सिर्फ 3/5 ऑफ दैट टाइम, इसका सिर्फ 3/5 उसने पढ़ा और बाकी वो जो टाइम था उसमें वो खेलने चली गई, पढ़ाई नहीं किया उसने। तो इन्होंने हमसे पूछा है बताइए कि अगर 5 घंटे में से 3/5 और 5 घंटे अगर उसने पढ़ाई किया है तो टोटल कितने टाइम उसने पढ़ाई किया है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 3/5 निकाल लेंगे, 3/5 ऑफ 5 hours हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3/5 ऑफ 5 hours अगर मैं करूं तो 5 से 5 बच्चों क्या हो गया, कैंसर। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 3 hours। इसका मतलब यह है कि टोटल 5 घंटे में से उसने 3 घंटे क्या किया है, पढ़ाई किया है, और बाकी जो 2 घंटे हैं उसने पढ़ाई नहीं किया। तो यहाँ पे 3 hours आंसर है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 32.25, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 24 नोटबुक। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें एक नोटबुक का कॉस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 32.25, ये कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है। और हमें यहां से पूछा गया है 24 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जो चीज हमें नहीं पता है उस चीज को हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक्स। अब बच्चों यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स इंटू 1 इज एक्स, और यहाँ पे 24 इंटू 32.25 कर लो। ओके। 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ गया आपके पास 24 2 इज 48 66, 24 2 इज 48, 48 प्लस 6 इज 54, 24 3 इज 72, 72 प्लस 5 77। ओके। तो ये आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो पीछे से हम लोग 2 नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ गया ₹774। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है 774। ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आपको एक का प्राइस दे रखा हो और एक से ज्यादा का पूछ रहे हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, हमेशा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है। ओके। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन्होंने कहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पे हमें रोमन न्यूमेरल्स दे रखा है और इन रोमन न्यूमेरल्स का इन्होंने स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो भी रोमन न्यूमेरल्स में। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो रोमन न्यूमेरल दे रखा है ये क्या है। तो स्टूडेंट देखियो, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100। और आपको पता है कि अगर हम राइट साइड में कोई भी नंबर लिखते हैं किसी एक नंबर के तो वहां पे हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे एक सी यानी 100, फिर और एक सी लिख दिया यानी 100 प्लस 100 200, फिर और एक सी, तो यहाँ पे कितना हो गया 300। ओके, ये 300 हो गया। अब स्टूडेंट देखो
फिर उसके बाद यहाँ पे C है और बीच में क्या है X। तो बच्चों आपको रूल पता होगा कि जब भी किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में हम कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो वहां पे वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों 90। तो मेरे पास कितना आया यहाँ पे 300 और ये 90, तो ये बन गया 390। ओके, अब 390 से बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? LIX। तो बच्चों ये क्या होता है 50 और यहाँ पे ये क्या है 10 और उसके लेफ्ट साइड में इन्होंने लिखा है 1, यानी 10 माइनस 1 इज 9। तो मेरे पास 59 आया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे 390 में से 59 माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आया 10 माइनस 9 इज 1, 8 माइनस 5 इज 3, 331। ओके, अब इसको भी बच्चों हम लोग ने क्या करना है रोमन न्यूमेरल में लिखना है। तो देखो बच्चों 331। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा 300 और उसके बाद हमें क्या लिखना होगा 31। तो बच्चों देखो 300 कैसे लिख सकते हैं हम C ये बन गया 300। अभी मुझे चाहिए 31। तो बच्चों देखो x और ये x कितना हो गया ये 30 और एक 1 चाहिए, तो ये मेरे पास बन गया 31। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें 3C और 3x उसके बाद 1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है बच्चों ये आपके पास क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 में कहा गया है कि डीलर परचेज 50 टेबल्स फॉर रुपीज 4570 each. 9 tables got damaged during transport. He sold the remaining tables for rupees 5000 each. Choose the most appropriate statement for this case. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक डीलर ने 50 टेबल्स खरीदे कितने में 4570 each। उसमें से 9 टेबल जो है वो डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो बाकी जो टेबल बच गए उसके पास 41 टेबल्स उसको उसने 5000 ईच में बेच दिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको टोटल कितना उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी वो 50 टेबल जो खरीद कर लेकर आया उसके लिए उसने टोटल कितने पैसे दिए। तो बच्चों अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाले तो देखो एक टेबल का वन टेबल, अगर हम एक टेबल का कॉस्ट प्राइस देखें, कॉस्ट प्राइस को बच्चों मैं यहाँ पे CP लिख रहा हूं, अगर एक टेबल का कॉस्ट प्राइस देखें तो कितना है 4570। ओके, तो 50 टेबल का बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा 50 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा फिर 50 इंटू 4570 है ना, एक का दे रखा है और ज्यादा का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मेरे पास आया 500 5735 3 5525 प्लस 3 28 2, तो 22 और यहाँ पे 5 के साथ एक जीरो था तो मैंने यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया। देखो बच्चों मेरे पास कितना आंसर आया ₹2,28,500। ओके, तो ये 50 टेबल का बच्चों कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि जब वो लेकर आया अपने दुकान पर तो 9 टेबल्स जो है बच्चों वो डैमेज हो चुके हैं, वो खराब हो चुके हैं। अगर 50 में से बच्चों 9 टेबल खराब हो गए तो उसके पास और बचे कितने 41 टेबल्स बच गए, 41 टेबल उसके पास बच गए क्योंकि 50 में से 9 खराब हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स उसने इस 41 टेबल्स को बेच दिया और यहाँ पे उसने एक टेबल को अगर 5000 रुपए के हिसाब से बेचा है तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि 41 टेबल्स को उसने कितने रुपए में बेचा होगा। तो स्टूडेंट देखो वन एक टेबल का जो एसपी है वो कितना है, एक टेबल का एसपी है ₹5000 है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमें 41 टेबल का कॉस्ट प्राइस सॉरी एसपी निकालना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 41 इंटू 5000 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया एसपी 5155420 और यहाँ पे फिर यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया एसपी 2,05,000। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो आपको पता है कि जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है तो उस केस में हमें क्या होता है हमेशा लॉस। तो लॉस हुआ है तो लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी।
तो यहाँ पे सीपी बच्चों कितना है हमारे पास 2,28,500 और यहाँ पे एसपी जो आया है हमारे पास वो आया है 2,05,000। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है एसपी। तो बच्चों माइनस कर देते हैं तो 0,0,5 8 - 5 इज 3 और यहाँ पे आ गया 2। तो बच्चों मेरे पास आ गया 23,500। अब ये इसको क्या हुआ है लॉस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि ही मेड ए लॉस ऑफ ₹23,500 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके अब बच्चे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से 3 सही हैं और कोई एक आंसर गलत है। जो आंसर गलत है हमें वो बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि क्या 8/5 1/6 के बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो बच्चों 8 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो 5 1 इज 5। अब ये 3 आ गया। अब 3 तो बच्चों 5 से छोटा है यानी आगे हम डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल यानी पॉइंट लगाया और जैसे ही पॉइंट लगाया यहाँ पे एक 0 आ गया। और 5 × 6 होता है 30 तो ये आ गया 30 - 30 0 रिमाइंडर 0 आ गया यानी 8/5 की वैल्यू 1.6 होता है। तो यानी ये सही है बट हमें तो फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या ये सही है। तो देखो बच्चों 2 और यहाँ पे भी 2 है, फिर डेसिमल यहाँ पे डेसिमल है, फिर 6 यहाँ पे भी 6 है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो 5 बड़ा है कि 3? 5 बड़ा है यानी ये वाला नंबर जो है ये 2.634 से बड़ा है यानी ये भी सही है। ओके अब हम देखते हैं ऑप्शन सी पे। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्या है 4। तो बच्चों देखो 4 बड़ा है कि 1? 1 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है। तो अगर 4 बड़ा है तो ये जो हमने साइन बनाया हुआ है इस साइन को कैसा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है करेक्ट है यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास क्या होगा आंसर। ओके अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको रीड करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आई एम ए 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक 5 डिजिट का नंबर हूं। ओके तो बच्चे देखो 5 डिजिट का अगर वो नंबर है तो सबसे पहले कौन सा प्लेस होगा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए, 5 डिजिट का नंबर हो गया। अब इन्होंने कहा कि माई 10th डिजिट इज द सम ऑफ 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। इन्होंने कहा कि जो मेरा 10th डिजिट है, मान लो ये 10th डिजिट हम लोग y मान लेते हैं। ओके इसको x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। ओके तो यूनिट प्लेस मेरे पास क्या है x है, 10th प्लेस मेरे पास y है और 100 प्लेस मेरे पास क्या है z है। मैं कुछ भी मान सकते हो आप, मैंने यहाँ पे x y z माना है। इन्होंने कहा कि जो मेरा 10th डिजिट है यानी जो y है इज द सम ऑफ माई 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। वो 100 और 1000 डिजिट का सम है। तो बच्चे एक काम करते हैं हम इसको भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलो मैं इसको p मान लेता हूँ, इसको मैं m मान लेता हूँ, कुछ भी मान लिया मैंने। अब इन्होंने कहा है कि माई 10th डिजिट, जो मेरे पास ये मेरा 10th डिजिट है, इज द सम ऑफ माई 100 डिजिट एंड माई 1000 डिजिट। ओके तो इसने कहा कि जो मेरे पास 10th डिजिट है वो 100 डिजिट और 1000 डिजिट का सम है और ये मैंने लिख दिया। ओके बच्चों ये ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इन्होंने कहा है वो मैंने लिख दिया। अब इन्होंने कहा कि माई 10th डिजिट इज ट्वाइस ऑफ माई 1st डिजिट। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मेरा 10th डिजिट है वो मेरे 1st डिजिट का डबल है यानी ट्वाइस है। तो ये भी मैंने लिख दिया। अब इन्होंने बच्चों कहा है कि माई 100 डिजिट इज 1 मोर देन 0। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो, इन्होंने कहा है कि जो 100 डिजिट है यानी जो जेड है, ठीक है, जो जेड है इज 1 मोर देन 0, वो 0 से 1 ज्यादा है। बच्चों अगर 0 से 1 ज्यादा है तो यानी 1 + 0 और 1 + 0 बच्चे क्या होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। यानी जेड की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, जेड की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 आ गई। तो बच्चों अगर जेड 1 है तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा y
y हो जाएगा 1 प्लस p। अगर z 1 है तो बच्चों मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस p। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 1 रख दिया। अब इन्होंने आगे देखो क्या कहा है, माई 1000 डिजिट इज 7 टाइम माई 100 डिजिट। इन्होंने कहा कि जो मेरा 1000 डिजिट है यानी जो मेरा p है वो 7 टाइम है मेरे 100 डिजिट का, यानी 7z है ना। अब अच्छा z की वैल्यू तो मैंने अभी फाइंड आउट किया है 1, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 7। 7 इंटू 1 हो जाएगी, यानी 7 आ गई p की वैल्यू। बच्चे अगर p की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे y की वैल्यू थी 1 प्लस p, यानी 1 प्लस 7, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों 8। ओके, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। z की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों p की वैल्यू कितनी आ गई 7, इसको भी मैंने इसके नीचे लिख लिया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू अगर मेरे पास 8 है तो क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2x। अगर y 2x के बराबर है और y की वैल्यू अगर 2x के बराबर है, बट मैंने y की वैल्यू तो 8 निकाला है अभी, तो y की जगह मैं 8 लिख देता हूं, तो 2x कितने के बराबर हो गया 8 के बराबर हो गया। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा है कि x को हमेशा अकेले रखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 8/2, तो यहाँ पे बन गया 4, यानी x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब कौन रह गया, अब बस m रह गया है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि माई 10,000 डिजिट आर द सेम एज माई 1 डिजिट। इन्होंने कहा जो मेरा 10,000 का डिजिट है वो बराबर है किसके, मेरे वंस डिजिट के, यानी m जो है वो x के बराबर है, बट x तो 4 है, इसका मतलब m भी कितना आ जाएगा बच्चों 4, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो मेरे पास नंबर कितना आ गया 47184। अब स्टूडेंट आप देखो कि ये वाला ऑप्शन कहीं पे है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है 47184। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए जो है ये मेरा क्या है करेक्ट। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आप उनको करिए। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 28 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर किसी भी स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे तो हमें दे रखा है 4 इंटू साइड 28 के बराबर है, 28 मीटर के, तो हम यहाँ से साइड फाइंड आउट कर लेंगे इस स्क्वायर का। तो साइड आ जाएगा बच्चे 28/4, तो 4 इंटू 7 इज 28, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया बच्चों साइड 7 मीटर। बट इन्होंने कहा है बच्चों हमें एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 7 इंटू 7 यानी 49 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 49 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये आपका क्या है करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड। और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आप सभी को पता है कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास ए क्यूब, यानी उसके साइड का क्यूब। अब क्योंकि हमें साइड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें ए क्यूब दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो यानी ए क्यूब हमें दे रखा है 512। बच्चे आपको पता है कि अगर यहाँ पे क्यूब है और उसको मैं उस साइड अगर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है मुझे 512 का क्या निकालना है, क्यूब रूट। ओके, अब मैं क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो बच्चों देखो 512 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। अब क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो हम इस पूरे नंबर को 2 से पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 2 4, अब क्योंकि हमें 5 था तो 5 माइनस 4 इज 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 11। अब हो गया 2 5 10, 11 माइनस 10 कितना हो गया 1, 1 बच गया। अब ये 1 यहाँ पे आया तो ये 12 हो गया, 2 6 12। ओके,
अब 256 को भी हम 2 से करेंगे। अब क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से पूरा कट सकता है, तो देखो 2 1 2 कट गया। अब यहाँ पे 5 है तो 2 2 4, 5 माइनस 4 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे आया तो ये 16 बन गया, तो 2 8 16। अब बच्चों आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 8 है, ये अभी भी 2 से कट सकते हैं। अब 2, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक नंबर देखें 1, 1 तो 2 से छोटा है तो नहीं कट सकता, तो इसलिए हम 2 नंबर लेंगे। अब कितना हो गया यहाँ पे 12, तो 2 6 इज 12, 2 4 इज 8। ओके, अभी भी लास्ट में 4 है यानी 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4। ओके, अब भी 2 से कटेगा, 2 इंटू 16 इज 32। अब देखो 2 इंटू 8 इज 16, है ना। अब बच्चों 8 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 4 इज 8, 2 2 इज 4। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो क्या क्या आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है मेरे पास। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। तो बच्चों अभी हमें क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो हम 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आया, इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आया, और इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आया, तो मेरे पास आंसर कितना आया 8। यानी 512 का स्टूडेंट्स जो मेरे पास आंसर है वो कितना होगा 8। तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 512 दे रखा था, तो उसका साइड हमें निकालना था, तो हमने साइड फाइंड आउट कर लिया, उसका साइड कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 286095। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर बनाना है। इन्हीं नंबर के हेल्प से हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और फिर उनको प्लस करना है। तो बच्चे 6 डिजिट का नंबर है, यानी हम 6 लाइन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, नंबर हमें दे रखा है 286095। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेटेस्ट। तो बच्चों देखो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 286095 में से सबसे ग्रेटेस्ट जो है ये 9 है, तो मैंने यहाँ पे पहले 9 लिख लिया। उसके बाद उससे छोटा जस्ट कौन है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 भी लिख लिया। उससे जस्ट छोटा कौन है बच्चों 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। उसके बाद जस्ट छोटा है 5, मैंने 5 लिख लिया। और उससे जस्ट छोटा है मेरे पास 2, और सबसे छोटा है 0। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब बच्चों मैंने निकालना है स्मॉलेस्ट, तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे 6 लाइन लगा लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों सबसे छोटा नंबर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे, और यहाँ पे सबसे छोटा है 0। बट 0 अगर मैं बच्चों पहले लिख दूंगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी 6 डिजिट का नंबर हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा 5 डिजिट के नंबर में। इसलिए हम 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे। 0 को छोड़कर सबसे छोटा कौन है 2, तो पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम भले ही 0 लिख देंगे। अब बच्चों मेरे पास 4 नंबर रह गए 5 6 8 9। इसमें से सबसे छोटा कौन है 5, उसको लिखेंगे। उससे छोटा है 6, उसको लिखेंगे। उससे छोटा है 8, उसको लिखेंगे। और फिर सबसे बड़ा 9। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हो तो सबसे बड़े नंबर से लेकर सबसे छोटे नंबर तक जाओ, और जब स्मॉलेस्ट लिख रहे हो तो छोटे से लिखकर बड़े नंबर तक जाओ। पर याद रहे कि 0 सबसे पहले मत लिखना, क्योंकि अगर आप 0 सबसे पहले लिख दोगे तो नंबर उससे जस्ट छोटे डिजिट वाले नंबर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता तो ये नंबर क्या हो जाता 4 डिजिट नंबर में, सॉरी 5 डिजिट नंबर में चेंज हो जाता, जबकि हमको 6 डिजिट का नंबर लिखना था। अब इन दोनों नंबर को बच्चे इन्होंने कहा है कि प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। 0 + 9 इज 9, 8 + 2 10, ऊपर गया 1 कैरी। 6 + 6 इज 12, ऊपर गया 1 कैरी। 6 + 6 इज 12, ऊपर गया 1 कैरी। 8 + 1 इज 9, और 9 + 2 बच्चों कितना आ गया 11। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है 11 9 2 2 0 9। तो यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूं तो कितना आ गया 11,92,209। तो यहाँ पे आंसर देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में यही सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब 14th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या है करेक्ट है। ओके, अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से रीड करिए। इन्होंने कहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0.544। ओके, तो बच्चे यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपको दो चीजें कहे थे कि x को आपने पॉजिटिव रखना है और x हमेशा अकेला होना चाहिए।
तो यहाँ पे तो x नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सबसे पहले हम x को उस तरफ लेकर जाएंगे और उस तरफ जो नंबर है उसको हमें इस तरफ लेकर आएंगे। तो देखो 10 और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.544, और ये x जो यहाँ पे नेगेटिव था उस साइड जाके वो क्या हो गया प्लस। अब इस 10 में से बच्चों हम लोग माइनस करेंगे 0.544। अब बच्चों 10 के पास तो अपना पॉइंट नहीं है तो हम उसको एक पॉइंट दे देते हैं और पीछे 000 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है और कोई नंबर नहीं है तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो 0 से 4 नहीं आ सकता तो मैंने कैरी लिया, तो ये चेंज हो गया 10 में, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये 10 हो गया 9। तो 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 4 इज 4 और ये आ गया 9.456। तो बच्चे ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो है 9.456 है, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 2560 and their LCM is 320. Find their HCF. तो स्टूडेंट्स जब हमने LCM और HCF का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था अगर आप किन्हीं दो नंबर A और B का, मान लो आप कोई भी दो नंबर है आपके पास A और B, इन दोनों नंबर का अगर आप LCM और HCF निकाल रहे हो तो इनका जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस रिलेशन को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने हमें दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी a इंटू बी इन्होंने हमें दे रखा है 2560 और यहाँ पे एलसीएम भी दे रखा है कितना है 320 और हमें यहाँ पे कहा है कि एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो बच्चे इस वाले रिलेशन में हम पुट करेंगे, एलसीएम की वैल्यू है 320, एचसीएफ हमें नहीं पता और यहाँ पे a इंटू बी दे रखा है 2560। तो अब यहाँ पे HCF निकालना है तो यानी 320 को उस साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2560 अपॉन 320। तो ये बच्चों कट गया इससे। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो 16 2 जा इज 32, 16 इंटू 16 इज 256, 2 इंटू 8 इज 16। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया HCF इज इक्वल टू 8। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे ये हमारे पास क्या है करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने कहा है कि सॉल्व 3 1/5 प्लस 1 1/5 प्लस 2/3 माइनस 2 1/15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ मिस्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं और उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मिस्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो यहाँ पे हमें बच्चों दे रखा है 3 1/5 प्लस 1 1/5 प्लस 2/3 माइनस 2 1/15। ओके, तो बच्चों देखो मिस्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या करना होता है प्लस। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम करें तो 5 3 15 प्लस 1 इज 16/5। यहाँ पे बन गया आपके पास 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6/5। यहाँ पे बन गया 2/3 क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, मिस्ड फ्रैक्शन में नहीं है। 15 इंटू 2 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31/15। ओके, अब बच्चों सेकंड काम आपका यह है कि अब अगर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो इन सभी के डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए, यानी आपने क्या करना होगा इनका एलसीएम। तो बच्चों अगर मैं एलसीएम लूं तो देखो 5 5 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी 2 से नहीं कटता तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 और ये 5 नीचे उतर जाएंगे क्योंकि 3 से नहीं कटते, 3 1 3 3 5 15। अब कोई भी नंबर 3 से नहीं कटता तो हम 5 के पास जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। तो 3 इंटू 5 इज 15, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब बच्चों एलसीएम आने के बाद मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब हमारा काम यह है कि इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो बच्चों अगर मैं 5 को 15 बनाऊंगा तो यानी 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 15 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 3 होता है 15, तो हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों अगर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू 16 इज 48, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 48।
फिर बच्चों यहाँ पे 5 है, इसको भी 15 बनाना है, तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 इंटू 3 इज 18। अब बच्चों यहाँ पे 3 है, इसको 15 बनाने के लिए मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 इंटू 5 इज 10। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये तो पहले ही 15 है, तो 15 इंटू 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होगा। ऊपर भी 31 है, तो ऊपर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो अगर एलसीएम जितना ही नंबर अगर है तो हम लोग कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे जो भी न्यूमरेटर है उसको नीचे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे 48, 18 और 10 को हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं 48, 18 और 10 को, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 76। ओके, अब इस 76 से हम लोग 31 माइनस कर लेते हैं। 31 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आ रहा है 45। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 45 अपॉन 15। पर बच्चों यहाँ पे देखो 45 और ये 15, ये फ्रैक्शन जो है ये अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 45 और 15 ये दोनों जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि लोएस्ट फ्रैक्शन में तभी होंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर मतलब उनके बीच में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर बहुत से हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच में 3 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनके लोएस्ट फॉर्म में। तो बच्चों देखो 15 इंटू 3 होता है 45, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जो आंसर है वो 3 है, और हमारा आंसर भी 3 आया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने कहा है द वेट ऑफ 37 bags ऑफ सुगर इज 3644.5 kg। इफ ऑल द bags weight equally, what is the weight of each bag? ओके, तो बच्चों इन्होंने कहा है कि हमारे पास 37 बैग्स हैं। ओके, ये 37 बैग्स हैं और टोटल वेट जो है इनका कितना है 3644.5 kg। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि 1 बैग का जो वेट होगा, एक बैग का, वो कितना होगा। अब स्टूडेंट देखिए, जो चीज हमें नहीं पता वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज नहीं पता होता है वहां पे हम लोग x मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 37 इंटू एक्स, ये हो गया 3644.5। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें अकेले रखना होगा, इस 37 को हम उस साइड लेके जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई को, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3644.5 अपॉन 37। अब बच्चा हमें डिवाइड करना है। ओके, तो बच्चों जब भी आप डिवाइड करते हो तो थोड़ी देर के लिए इस डेसिमल को हटा दो। थोड़ी देर के लिए हम इस डेसिमल को क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3644.5 और यहाँ पे 37। तो बच्चों देखो यहाँ पे 37 दो नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट नंबर लेंगे। बट यहाँ पे तो 36 है जो कि 37 से छोटा है, तो फिर हम 3 डिजिट का नंबर ले लेंगे। अब 37 को बच्चों में डिवाइड करना है, 364 को अगर डिवाइड करना है तो हम देखते हैं कि 37 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं। बच्चों अगर 8 मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 8 7 56, 5 8 3 24, ये बन रहा है 296। और अगर 9 मल्टीप्लाई करूं तो 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 313। ओके, तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 9 रखते हैं। 9 रखने पर मेरे पास क्या बन गया, 9 7 63, 9 3 27, 27 और 6, ये बनता है बच्चों मेरे पास 333। तो ये बन गया 333। ओके, तो बच्चों देखो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 1 और ये बन गया 314, 314 आया। तो बच्चे अब 9 तो मैं नहीं रख सकता क्योंकि 9 रखूंगा तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो अब 7 रखते हैं। बच्चों अगर अभी हम 7 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 रखने पर कितना आ रहा है, देखो 37, सॉरी 8 रखते हैं बच्चों। अगर मैं 8 रखता हूं तो मेरे पास आ रहा है 296। ओके, क्योंकि 9 रखने पर बड़ा आ रहा था। तो 14 माइनस 6 इज 8 और यहाँ पे इसने 1 दे दिया इसको अपना, तो ये बन गया 0। तो 10 माइनस 9 इज 1। अब ये आ गया 185। अब बच्चों अगर 37 इंटू
5 करूं मैं, 37 इंटू 5, तो ये बन गया मेरे पास 185, तो ये आ गया जीरो रिमाइंडर। तो मेरे पास कितना आया 985। बट बच्चों यहाँ पे तो एक नंबर के बाद डेसिमल था, तो पीछे से भी हम एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 98.5। तो यहाँ पे बच्चों जो आंसर है वो 98.5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। 98.5 केजी, यानी एक बैग का जो वेट है वो कितना है 98.5 केजी। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base is 15 centimeter and height is twice its base। ओके, तो बच्चों देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। अब बच्चों इन्होंने कहा है यहाँ पे जो बेस है वो कितना है 15, जो बेस है हमारे पास वो कितना है 15 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो डबल है बेस की। उन्होंने कहा है ना ट्वाइस इट्स बेस, यानी बेस के डबल है, यानी 2 इंटू 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, बेस कितना है 15 और हाइट कितना है 30। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया बच्चों 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या हो गया करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है कि ₹65 कितने पैसे के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि रुपीस जो है वो बड़ा होता है, और 1 रुपीस में हमारे पास कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। और बच्चों याद रखना कि जब भी हम रुपीस से पैसे की तरफ जाएंगे, यानी जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, यानी रुपीस से पैसे की तरफ जाना है, यानी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इंटू 100 करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 6500 पैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से इन्होंने कहा है कि 2/5% इंटू 240 प्लस 3/5% इंटू 180। ओके, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, 2/5% इंटू 240 प्लस 3/5% इंटू 180, ये है क्वेश्चन मेरे पास। ओके, ये बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है बीच में इनके। तो बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज हटाऊं, अगर मैं परसेंटेज हटाऊं, आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मैंने यहाँ पे इसको परसेंटेज को हटा दिया, इंटू 240 प्लस यहाँ पे 3/5 इंटू 1/100 इंटू 180। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि आप 100 को कटिंग मत करिए, 100 को एज सच ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे जो 100 है और यहाँ पे जो 100 है इसको मत काटिए। तो देखो 5 इंटू 240 को अगर मैं डिवाइड करूं 240 को 5 से, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 48। वैसे ही अगर मैं 180 को 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ गया 36। तो बच्चे 2 इंटू 48 इज 96/100। यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 इंटू 36, तो यहाँ पे 108/100। ओके, तो बच्चे देखो 2 जीरो है, तो 96 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं तो 6 9 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे 108 है, तो 8 और 0 के बाद 2 नंबर छोड़कर एक पॉइंट लग जाएगा। अब इन दोनों को बच्चों आप प्लस कर लीजिए, तो 1.08 0.96, इनको अगर मैं प्लस करूं तो ये मैं मेरे पास आ गया 2.04। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2.04। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो 2.04 है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 25? 25 से जो छोटे प्राइम नंबर है उनका सम निकाल। तो बच्चों अगर हम प्राइम नंबर्स देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11, फिर 12 नहीं है, 13,
14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23। अब इनको हमें प्लस करना है। ओके बच्चों देखो, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 3 इज 22, 23, 30, 35, 38, 39, 40। ओके तो ऊपर गया बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास 100 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट 664 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। तो बच्चों आप सभी को याद होगा कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके बच्चों, जब आप डेज से आवर में चेंज होते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें आवर से डेज की तरफ जाना है, यानी डिवाइड करना है, इसलिए 664 अपॉन 24 हम लोग करेंगे। बट बच्चों डिवाइड करने से पहले आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अब क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको 4 से कटिंग करता हूँ। ठीक है, तो 4 6 इज 24, और यहाँ पे देखो 4 1 इज 4, 6 में से 4 गया तो 2 बच गए, तो ये 26 बन गया। तो 4 6 इज 24, अब भी 2 बच गया, ये 24 हो गया, तो 4 6 इज 24। अब बच्चों यहाँ पे 6 है और इसके लास्ट डिजिट भी 6 है, तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 से कट कर लेते हैं। 2 3 इज 6, 2 8 16, 2 3 इज 6। अब 83 और 3 के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, तो यानी को प्राइम नंबर आ चुका है। अब इसको बच्चों हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 83 अपॉन 3, तो 3 2 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2, ये 3 नीचे आ गया, 23 बन गया। अब 3 7 इज 21, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2। अब बच्चे इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर ऊपर आ गया, ओके, क्विशेंट साइड में आ गया और डिवाइजर इधर आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 27 2/3 आवर्स, सॉरी 27 2/3 डेज, क्योंकि हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, ये 2/3 डेज जो है ये फ्रैक्शन में है, बट यहाँ पे कोई भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 27 डेज, और ये जो 2/3 आया है बच्चों, ये भी मेरे पास किसमें है, डेज में ही है। बट यहाँ पे इस 2/3 डेज को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट वाला अगर डे है तो सेकंड पार्ट में सभी के क्या दे रखा है, आवर्स। तो देखो 27 डेज, अब ये जो फ्रैक्शन वाला डे है इसको हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। और आप सभी को पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और मैंने बताया था जब आप डे से आवर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/3 ये जो मेरे पास डेज में दे रखा है उसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 24 करूंगा, तो 24 बच्चे अगर हम करें तो 3 इंटू 8 इज 24, 2 इंटू 8 इज 16, तो 16 आवर्स आ गया ये। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 27 डेज 16 आवर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे ये करेक्ट है, 27 डेज 16 आवर्स। ओके अब हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन्होंने कहा है 25% ऑफ अ डे, इन्होंने कहा है कि आपको 1 डे का 25% निकालना है। ओके और बच्चे देखो आंसर में आवर्स दे रखा है, तो हम इस डे को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चे सबसे पहली चीज, अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ऑफ की वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लाई, और इस डे को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ओके अब देखो बच्चा 25 इंटू 4 इज 100, 4 इंटू 6 इज 24, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 6 आवर्स। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये मेरे पास क्या है, करेक्ट है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11, 11 से कौन डिविजिबल है। तो बच्चों देखो आपको डिविजिबल रूल हमने बताया था कि अगर 11 से अगर आपने देखना है कि कौन सा नंबर कटता है कि नहीं कटता,
तो आप उस नंबर के ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करो और फिर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 11 से कटता है तो वो नंबर पूरी तरह 11 से कटेगा। तो देखो जैसे कि बच्चों यहाँ पे मेरे पास 7 है, 7 5 4 3 8। अब ऑल्टरनेट नंबर्स लेते हैं। तो देखो बच्चों 7 + 4 इज 11, 11 + 8 इज 9। अब 19 बन गया ये। अब 19 से हम माइनस करेंगे 5 + 3, कितना आ गया 8। तो 19 - 8 क्या बच्चों, तो मेरे पास कितना आ रहा है 11। अब पहला ऑप्शन में ही देखो बच्चों 11 आ गया। अब 11 तो 11 से कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं ऑप्शन नंबर सी लेता हूं बच्चों, तो देखो 4 8 7 5। अब यहाँ पे इन दोनों का अगर प्लस करो तो 4 + 7 इज 11, 8 + 5 अगर करो तो 13। अब 11 - 13 करो तो बच्चों 2 आ रहा है। क्या ये 11 से कटता है? नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही 6 8 9 5, 9 + 6 कितना होता है 15, 8 + 5 इज 13, 15 - 13 2, तो ये भी 11 से नहीं कटता। सिमिलरली आप 8003 को देखोगे तो वो भी नहीं कटेगा। बट यहाँ पे जब मैंने ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करके आपस में माइनस किया तो जो भी नंबर आया वो 11 का मल्टीपल आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी हमें इसमें से बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट है, छोटा है। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले यहाँ पे 4/5 है, फिर हमारे पास 10/50 है, 3/5 है और 2/3 है, और हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है। ओके, तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, पहले 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप डेसिमल में बच्चों 4/5 को कन्वर्ट करोगे तो 4 को मैं अंदर लिखता हूँ, 5 को बाहर। और 5 क्योंकि बड़ा है 4 से तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये किस में हो गया 40 में चेंज हो गया। और 5 × 8 होता है 40। ओके, तो यहाँ पे 4/5 का आंसर कितना आया 0.8। अब वैसे ही बच्चों देखो 10/50, तो सबसे पहले तो 0 0 हटा दो। अब अंदर क्या आएगा 1 और बाहर क्या है 5। अब 1 छोटा है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, और जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 1 के साथ लग जाएगा, तो ये 10 बन गया। 5 × 2 इज 10। अब यहाँ पे आ गया 0, तो बच्चों इसका आंसर भी कितना आ गया 0.2। ओके, अब जो देखो 3/5 है, तो वैसे ही 3/5 को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3 5 पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना बन गया 30, 5 6 इज 30, 30 - 30 इज इक्वल टू 0। तो ये कितने में कन्वर्ट हो गया 0.6 में। अब यहाँ पे है 2/3, तो ये रह गया 2, बाहर आ गया 3, पॉइंट लगाएंगे तो ये बन गया 20। 3 × 6 कितना होता है बच्चों 18, तो यहाँ पे फिर 2 आ गया, क्योंकि मैंने पहले डेसिमल लगाया हुआ है तो ये 0 अपने आप इसके साथ लग जाएगा। तो 3 6 इज 18। ओके, तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, तो इसका आंसर आया 0.66। तो बच्चों देखो अब सबसे छोटा कौन है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 6 है। तो सबसे छोटा कौन है 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10/50, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट है। 10/50 जो है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 217, 385 एंड 735। तो बच्चों इसको हम डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 385 को और 217 इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, यानी इन दोनों का सबसे पहले मैं HCF फाइंड आउट करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए अगर मैं इसका HCF फाइंड आउट करूं तो देखो 217 इंटू 1, 217 आया, 15 - 7 कितना होता है 8, तो यहाँ पे बच गया 7, 7 - 1 इज 6, 3 - 2 इज 1, 168 आ गया। अब इस 217 को हम लोग क्या करेंगे अंदर लिख लेंगे, यानी उसको डिविडेंड बना लेंगे। और 168 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो 168 इंटू 2 करने पर हमारे पास आता है 2 8 16, 2 6 12 13, 236, जो कि 217 से बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 1 रखेंगे। तो 168 इंटू 1 इज 168। अब बच्चों देखो 17 में से 8 गया, कितना आया 9। अब इसने यहाँ पे 1 कैरी दे दिया तो यहाँ पे 0 रह गया,
तो इसको 2 ने फिर कैरी दिया तो ये बन गया 10 और ये कितना बन गया 1। तो 10 माइनस 6 इज 4, 49 बन गया ये। ओके, अब 49 को फिर हम 168 के साथ डिवाइड करेंगे। तो बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो 168 से बड़ा आ रहा है, 4 रखता हूं तो भी वो 168 से बड़ा आ रहा है, 3 रखते हैं अगर तो ये 49 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 3 9 27 टू 147। ओके, तो 8 7 इज 1, 6 4 कितना आ गया 2। अब 21 और 49 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 21 इंटू 2 अगर करें बच्चों तो ये आ गया 42। तो 9 माइनस 2 इज 7। ओके, अब इस 21 को हम अंदर रखते हैं, 7 3 इज 21। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 7। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्लियर हो गया कि HCF ऑफ 217 और 385 इन दोनों का जो HCF है वो कितना है 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों के HCF को मैं पहले लिखता हूँ कि HCF 217 और 385 का कितना आया बच्चों मेरे पास 7। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 7 और 735 का। ओके, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा HCF। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं 735 और 7 लिखता हूं। अब देखो बच्चों 7 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो 7 1 इज 7। ओके, अब ये 3 नीचे उतरेगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। 3 जो है वो 7 से छोटा है तो हमें 5 भी उतारना पड़ेगा। अब 5 उतारने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर जाके 5 नीचे आएगा। अब 7 5 इज 35। अब जो देखो 7 से डिवाइड करने पर सीधा ही रिमाइंडर जो है 0 आ गया। इसका मतलब HCF ऑफ 7 एंड 735 कितना आएगा मेरे पास 7, यानी जो HCF है वो कितना होगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया करेक्ट। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल। तो बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। जो राइट एंगल किसको कहते हैं हम लोग 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 30.8 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों देखो आप सभी को पता होगा कि सर्कमफ्रेंस जो है किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है 2πr, जिसको हम आमतौर पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2πr दे रखा है, कितना दे रखा है 2πr 30.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 22/7। आर की वैल्यू बच्चों मेरे को यहाँ पे नहीं पता तो आर को ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे रह जाएगा 30.8। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो आर को अकेले रखते हैं और बाकी सभी को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 30.8 इंटू 7 और नीचे आ गया मेरे पास 2 इंटू 22। ओके बच्चों, कुछ देर के लिए हम मैं इसके डेसिमल को अगर हटा दूं तो नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। तो बच्चों देखो 11 2 इज 22 और 11 2 इज 22, 8 बच गया तो 11 8 इज 88। अब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 7 होता है 28। तो यहाँ पे मेरे पास आया 49/10, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास 4.9 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें फाइंड आउट करने को कहा है एरिया। तो बच्चे अभी हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², है ना। तो बच्चों पाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 22/7, ये हमें पता है। आर की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू 4.9। हम इस डेसिमल को हटा देते हैं तो नीचे 10, इसके नीचे भी 10 लिखते हैं। ओके, तो अब बच्चों देखो 7 इंटू 7 इज 49। अब 7 इंटू 49 अगर हम करें तो यहाँ पे मेरे पास आया 7 9 इज 63, 6 7 4 इज 28 प्लस 6 इज 34, 343 इंटू 222। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 236 248 236 686, इनको प्लस करो तो 6 14
15 और यहाँ पे कितना आ गया 7546। तो ये आया 7546 और नीचे 100 है, तो 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 64.75 ये आ गया 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 30, ए बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, breadth 25 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ दैट फील्ड। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, यहां से एक लड़के ने दौड़ना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से उसने दौड़ना स्टार्ट किया। तो बच्चों देखो अगर वो बच्चा एक बार चक्कर लगाएगा, मतलब एक बार अगर इस लाइन के ऊपर वो दौड़ेगा और इस जगह पे पहुंच जाएगा, फिर से इस यहां से स्टार्ट किया और फिर उसी जगह पे पहुंच गया, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके बराबर होगा? वो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी आप कह सकते हो कि बच्चा अगर एक राउंड लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बट बच्चों उन्होंने कहा है कि उसने 4 बार चक्कर लगाया है, यानी उसने 4 बार इस रेक्टेंगल का चक्कर लगाया है, यानी टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? अगर उसने 4 बार बच्चों चक्कर लगाया है तो टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस बराबर होगा 4 इंटू पेरीमीटर, क्योंकि एक बार चक्कर लगाता है तो पेरीमीटर के बराबर होता है, 4 बार चक्कर लगाएगा तो 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली चीज तो हम इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। ओके, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2, अब लेंथ कितना है मेरे पास? अब लेंथ अगर देखो तो बच्चों लेंथ है 40 और ब्रेथ है 25, तो यहाँ पे बन गया 2 इंटू 65, तो 2 5 10, 2 6 12 13, 130 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 4 इंटू 130, तो यहाँ पे आया 4 0 4 3 12 4 1 4 520 सेंटीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस जो 4 बार चक्कर लगाने पे वो कवर करेगा दैट इज इक्वल टू 520 मीटर। सॉरी यहाँ पे बच्चों ने मीटर दे रखा है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे? मीटर में। तो ये आंसर होगा 520 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा हो गया करेक्ट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने हमें दे रखा है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स। ओके, टोटल स्टूडेंट्स बच्चों हमारे पास कितने हैं? 4320। उसमें से गर्ल्स कितने हैं? उसमें से बच्चों अगर हम गर्ल्स देखें तो वो है 2300। ओके, तो बच्चों में बॉयज निकालना है। टोटल बच्चों में से अगर मैं गर्ल्स को माइनस कर दूं तो बॉयज कितने हो गए? 0 2 3 3 0 4 2 2। तो बच्चों ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे बच्चों हम रेशियोज निकाल लेते हैं, बॉयज अपॉन गर्ल्स करके। तो बॉयज कितने हैं? 2020, गर्ल्स कितने हैं? 2300। तो 0 से 0 कैंसल। अब यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा, 212 0 212। अब 212 212 25 10। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 101 अपॉन 115। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑप्शन नंबर डी देखो बच्चे, यहाँ पे कितना है? ये 101 रेशियो 115। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है बट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? 101 रेशियो 115। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ऑप्शन दिखे। तो बच्चों ये देखो 101 अपॉन 115, ये आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई 10 माइनस 2 1/3 इंटू 3 प्लस 3 3/4 डिवाइडेड बाय 2 1/2। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी मिस्ड फ्रैक्शन दिख रहा है तो पहले उस मिस्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो।
तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, क्या है क्वेश्चन में, 10 माइनस 2 1/3 इंटू 3 प्लस 3 3/4 डिवाइडेड बाय 2 1/2। तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 6 प्लस 1 7/3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 15/4 डिवाइडेड बाय 2 to 4 प्लस 1 5/2। ओके, तो बच्चों देखो, आपको सभी को पता होगा कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि आपको पता है BODMAS, तो सबसे पहले क्या आता है, डी, यानी डिवीजन। तो यहाँ पे डिवाइड साइन लास्ट वाले में, तो इसको पहले हम डिवाइड करते हैं। 10 माइनस 7/3 इंटू 3 प्लस 15/4। ओके बच्चों, आपको याद होगा कि जब भी हम दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले इस डिवाइड को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसे। ओके, तो अब आप करिए सॉल्व। 5 इंटू 3 इज 15, 2 2 इज 4। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आ गया मेरे पास 10 माइनस 7/3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे आ गया 3/2। अब बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 10 माइनस 7 प्लस 3/2। अब बच्चों यहाँ पे आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व करो। तो बच्चों देखो, सबके नीचे है यहाँ पे 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1, तो हमें 1 1 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर आप निकालो 1 1 और 2 का, तो कितना आएगा, 2। ओके, तो 2 लिख दिया मैंने। अब बच्चे 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 हो जाए, तो आप कहोगे सर 2, तो 10 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 20, माइनस, फिर यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 इंटू 7 14। अब यहाँ पे तो पहले ही 2 है, ठीक है, तो न्यूमरेटर को सीधे ही हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। अब बच्चों देखो 20 माइनस 14, पहले क्या होता है, एडिशन, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, चलो 20 प्लस 3 इज 23। 23 में से बच्चों अगर हम 14 को माइनस करें तो कितना आएगा, 9, तो 9/2। ओके, 9/2 आंसर आ गया, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले 9/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 4 8 1, पहले रिमाइंडर, ओके, नीचे डिवाइजर, साइड में क्वेश्चन, तो 4 1/2 जो है ये हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। वैसे देखो, इन क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 12 15 20 लीव्स रिमाइंडर 4। ओके, तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज किया है स्मॉलेस्ट, तो जब भी स्मॉलेस्ट या लोएस्ट वर्ड यूज करें तो आप वहां पे क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। और साथ में इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। किसका एलसीएम निकालना है, 10 12 15 20, इनका एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा उसको 4 से प्लस करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर 4 होना चाहिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे 10 12 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर डालते हैं 2, तो 2 5 इज 10, 2 6 12, 15 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2 10 20। क्या आप कोई नंबर 2 से कटता है, हाँ, दो नंबर कटते हैं, 6 और 10, तो 2 से ही कट करते हैं। तो 2 5 5 ऐसे ही आ गया, 2 3 6 15 ऐसे ही आ गया, 2 5 10। अब 2 से कोई कटता है क्या, कोई नहीं, तो अब 3 से काटेंगे। देखो 5 को ऐसे लिख देते हैं, 3 1 3 3 5 15 5 ऐसे लिख दिया। अब 3 से कोई नहीं कटता, तो अब 5 की तरफ जाएंगे, 5 1 5 1 1 1। अब ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इज 4, 3 12 5 60। ओके, तो देखो बच्चों 60 प्लस 4, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है जिसको अगर मैं 10 12 15 और 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 दे, वो कौन होगा, 64। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर
away from Ajay. He hears the sound 10 seconds later. Find the speed of the sound. Okay? तो बच्चे आप सभी को पता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपने निकालना है स्पीड, तो बच्चों देखो स्पीड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ओके, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखा है और आंसर्स जो है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो हम किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो ये मीटर में चेंज हो गया। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 सेकेंड्स। तो बच्चे 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 3.32 है, तो अगर मैं इसका बच्चों डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 100 होगा और यहाँ पे ऊपर भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो बच्चों कहाँ पे ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 पे। इन्होंने कहा है कि बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹96 अ मैन लॉसेस 4%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20%। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों हमने बहुत किए हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक इंसान ने एक चीज को बेचा है और उसको लॉस या तो गेन हो रहा है, और उन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि उस चीज को कितने रुपए में बेचा होता कि उसको इतना फायदा होता, कितना लॉस होता, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ऊपर क्या लिखना है, SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस G और L इज इक्वल टू SP1 2 सॉरी 100 प्लस माइनस, यहां पे आ जाएगा G या तो L। ओके, तो बच्चे प्लस तब लगाना है जब गेन हो रहा हो, माइनस तब लगाना है जब लॉस हो रहा हो। तो SP1 यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 96, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 4। यहाँ पे SP2 हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए, गेन के लिए, तो गेन के लिए यहाँ पे प्लस करना है 20, तो 96 यहाँ पे भी आ गया बच्चों 96, SP2 और ये कितना हो गया 120, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो गया SP2 120, यानी ₹120 पे अगर वो बेचता है बच्चों तो उसको जाके गेन होगा 20% का। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहां पे उन्होंने कहा है द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर्स। 4 सिस्टर है और उनका एवरेज एज कितना है, 7 ईयर्स। इफ द एज ऑफ मदर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 6 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ मदर। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं जब मैंने आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चे इंक्लूड किया गया है, मतलब पहले 4 लोग थे, उसके बाद मदर को भी उस ग्रुप में इंक्लूड कर दिया गया। तो उसके लिए बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने मदर की एज निकालनी है, आपने अगर मदर की एज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल पर्सन। ओके, तो ओल्ड एवरेज बच्चों कितना था, 7 था पहले ओल्ड एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज पहले 7 था। ओके, अब एवरेज जो है इंक्रीज हो गया बाय 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स बढ़ गया, यानी अब कितना इंक्रीज हुआ है एवरेज, 6 इनटू टोटल नंबर ऑफ पहले पर पर्सन, पहले बच्चे 4 थे, मदर के बाद कितने हो गए 5, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 7 प्लस 30, तो ये हो गया 37 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में है 37 ईयर्स, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अ ट्रेन लीव्स हैदराबाद एट 1:15 PM ऑन फ्राइडे and reaches Chennai at 7:30 AM on Saturday. The duration of the journey is, okay, हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप अगर देखो तो फ्राइडे फ्राइडे 1:15 को 1:15 PM को चलना स्टार्ट किया था उन्होंने हैदराबाद से,
सबसे पहले तो बच्चों में काम करते हैं, इस 1:15 PM को हम लोग 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 13-15 आवर्स हमने इसको लिख दिया। तो बच्चों देखो, फ्राइडे 13-15 आवर्स यानी दोपहर के 1:15 से लेकर फ्राइडे रात के 12 बजे तक यानी मिडनाइट तक कितना टाइम होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ओके, मिडनाइट मतलब 2400 आवर्स, रात के 12 बजे तक कितना टाइम हुआ वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चे देखो 2400, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना है, आवर्स। ओके, और ये मिनट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 13-15, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 00 से 15 नहीं जा सकता, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये 23 बन गया। अब बच्चे आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये अपना 1 देगा तो मिनट के पास आके कितना हो गया, वो 60। तो 60 में से अभी हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आया, 45। अब यहाँ पे 3 - 3 0, तो ये आ गया 10 आवर्स 45 मिनट्स। यानी आप कह सकते हो कि फ्राइडे 13-15 से लेकर 2400 आवर्स तक कितना टाइम हुआ टोटल, ये टाइम हुआ 10 आवर्स 45 मिनट। ओके, अब हो चुके हैं रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7:30 AM तक कितने घंटे हुए, देखो यहाँ पे, ठीक है, फ्राइडे मिडनाइट से लेकर, फ्राइडे मिडनाइट से लेकर सैटरडे के 7:30 PM तक, सैटरडे के 7:30 AM तक टोटल कितना टाइम हुआ, 7 आवर्स 30 मिनट। सेवन आवर 30 मिनट्स। ओके, तो बच्चे अब इन दोनों टाइम को हम प्लस कर देते हैं, तो 10 आवर्स 45 मिनट्स और 7 आवर्स 30 मिनट्स, इन दोनों को बच्चे हम लोग प्लस कर देते हैं। ओके, तो बच्चे देखो यहाँ पे 45 + 30 कितना हो गया, 75। तो बच्चे आप लोगों को तो पता है कि मिनट कभी 60 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 60 मिनट हो जाएगा तो वो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो हम 75 को ऐसे लिखते हैं, 60 प्लस, 60 से कितना ज्यादा है, 60 से 15 ज्यादा है। तो ये जो 60 था बच्चे, ये 60 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 आवर में, और ये 1 जो है ऊपर चल जाएगा आवर के पास। तो यहाँ पे कितना हो गया, +1। तो 10 + 7 इज 17 + 1, तो ये कितना हो गया, 18 आवर्स 15 मिनट्स। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है, 18 आवर्स 15 मिनट्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, यानी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। Find the cost of carpeting its floor if 1 square centimeter of carpet costing ₹2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम है, और उसका लेंथ हमें दे रखा है 15 और ब्रेथ दे रखा है 10। ओके, उन्होंने उस रूम में कारपेट बिछाना है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा बच्चे, मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है। अगर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट को 2 रुपए लेता है तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उस रूम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 15 × 10 करेंगे और हमारे पास आ गया 150 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि बच्चे की अगर 1 मीटर स्क्वायर को वो 2 रुपए लेता है, तो बताइए 150 मीटर स्क्वायर को कितने रुपए लेगा। तो 2 × 150, तो यहाँ पे हो गया ₹300। तो ₹300 यहाँ पे हमारा खर्चा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों, ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों ने कहा है कि द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, हमें सबसे छोटा ओड नंबर निकालना है जो कि इन नंबर को जोड़कर बने। तो देखो बच्चों, 1 2 3, कितने नंबर है यहाँ पे, 5, 3 4 5। अभी ओड नंबर निकालना है बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 3 और 5, इन तीनों में ओड नंबर ये तीनों ही हैं, सॉरी,
बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, इन पांचों नंबर से हमने एक छोटा ओड नंबर बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पे 5 लाइन खींच देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब बच्चों इन पांचों नंबर में ओड नंबर है 1, एक 3 और एक 5, यानी यहाँ पे जो हमारा लास्ट नंबर है वो या तो 1 हो सकता है, या तो 3, या तो 5, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें छोटा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? 2, ठीक है, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा कौन है? 2। उसके बाद 3। अब ये 1 और 3 तो हट गया हमारे से, अब रह गया कौन? 5। तो बच्चे यहाँ पे लास्ट नंबर कौन होगा? 5, और यहाँ पे कौन आएगा? 4। तो नंबर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ये हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ओके, तो बच्चों देखो एरिया हमें अभी फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चे देखो सबसे पहले हम इस फिगर को टोटल पूरा बनाते हैं। बच्चे देखो इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इस लाइन को भी मैं इधर ज्वाइन करता हूँ। ओके, इस लाइन को भी ज्वाइन करता हूँ। ओके, तो बच्चे देखो ये वाला अगर आप देखो तो ये टोटल 4 है। ओके, ये 4 है पूरा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टोटल कितना होगा बच्चे? 4। ये भी टोटल कितना होगा? 4। और ये भी कितना है मेरे पास? 4। ओके, वैसे यहाँ पे ये 2 है। तो बच्चे ये जो पोर्शन है, देखो आप, ये भी 2, ये वाला जो पोर्शन है ये भी 2, ये वाला जो पोर्शन है ये भी 2, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी 2, और ये भी 2। तो टोटल लेंथ बच्चे अगर आप देखो तो 2 + 2 4, 2 6, 2 8 10। टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बच्चों इसके एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। ओके, जो मैं रेड से जो बना रहा हूँ, अब समझ जाओ कि मैं सबसे पहले उसका रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। तो बच्चों देखो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो लेंथ मेरे पास कितना हो गया? अगर लेंथ देखो तो लेंथ मेरे पास हो गया इस उस रेक्टेंगल के लिए जो जिसपे मैंने रेड कलर का लाइन बनाया है, उसके लिए लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ है मेरे पास ये कितना होगा? ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, क्योंकि ये 4 है तो ये टोटल 6 है ना। ये टोटल हमें कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो अगर इतना पोर्शन 4 है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका ब्रेथ कितना हो गया बच्चों मेरे पास? 2 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया अब मेरे पास इसका कितना आ गया बच्चों? एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब मैं इस वाले एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ। अब मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ। किसका? इसका। ओके, इस वाले रेक्टेंगल का मैं एरिया निकालता हूँ। तो बच्चे ध्यान से देखो, इसका अगर मैं लेंथ देखूं तो ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसका ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है मेरे पास 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो इस वाले रेक्टेंगल के बराबर होगा, क्योंकि इसका भी वही है, सेम चीज, लेंथ 4 है और ब्रेथ 2 है। वैसे इसका जो एरिया होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब इन तीनों का एरिया अगर बराबर है और एक का एरिया अगर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन तीनों का एरिया कितने के बराबर होगा? 3 × 8 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया बच्चे अगर हम फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे? इन दोनों एरिया को प्लस करेंगे। तो एरिया 1 यानी इस वाले बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया आया है और इन तीनों रेक्टेंगल का जो एरिया आया है, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 20 + 24 कितना आया बच्चे? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर सी में जो है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। ओके, तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो 41 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिसेस संध्या डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹31,400 टू ऑब्टेन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 8 years. What total amount will Mrs. Sandhya get at the end of 8 years? ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
सबसे पहले इन्होंने कहा कि मिसेस संध्या ने कितने रुपए डिपॉजिट किए, ₹31,400। तो बच्चे यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो प्रिंसिपल है, यानी जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दैट इज ₹31,400। ओके। फिर उन्होंने कहा कि रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चों उन्होंने हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है 12% पर एनम। फिर उन्होंने टाइम भी दे रखा है, 8 ईयर्स के लिए उन्होंने पैसा रखा है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि टोटल अमाउंट 8 साल के बाद, मतलब ये 31,400 उन्होंने आज रखा, 8 साल के बाद उनके अकाउंट में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इन 8 सालों में उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस प्रिंसिपल पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का? P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 31,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और टाइम कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए। तो देखो 314 इंटू 8, तो 8 4 इज 32, 3 8 1 8 प्लस 3 11, 11 में से 1 गया तो 8 3 24 प्लस 1 25। अब 12 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 2 इज 24, 2 ऊपर गया बच्चों, 12 1 इज 12 प्लस 2 14, ऊपर गया 1, 12 5 इज 60 प्लस 1 61, 6 गया ऊपर, 12 2 24 प्लस 6 30। तो बच्चे इतना उनको 8 सालों में जो है 30,144 रुपीज जो है ये इंटरेस्ट मिला। बट इन्होंने कहा टोटल अमाउंट बताओ, मतलब इस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर उनके खाते में कितने रुपए हो जाएंगे। तो अमाउंट होता है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बच्चों मेरे पास कितना था 31,400 रुपीज प्लस 30,144, इनको मैं प्लस करूंगा। तो बच्चे प्लस करने पर मेरे पास आया 4,4,5,1,6 61,544, इतने पैसे उनके खाते में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ओके। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 पे। इन्होंने कहा है कि राउंड ऑफ 11,520 टू द नियरेस्ट 1000। ओके। तो बच्चे देखो हमारे पास नंबर है 1,1,5,2,0, इसको नियरेस्ट 1000 में हमने राउंड ऑफ करना है। तो बच्चे 1000 करना है तो पहले देखो 1000 कहां पे आ रहा है, तो वंस टेंस 100 1000। तो बच्चे इस 1000 नंबर को छोड़कर बाकी सभी को आप जीरो कर दो। ओके, इन बाकी सभी को क्या कर दो, जीरो। तो बच्चे देखो ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा, ये नंबर लाई करेगा 1 1 1 2 3, यानी 11,000 और 12,000 के बीच में ये लाई करेगा। ओके, और इनके बीच में जो नंबर होगा वो कौन होगा, 11,500। अगर बच्चे ये नंबर लेफ्ट साइड में लाई करता है तो ये 11,000 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। अगर ये राइट साइड में 11,500 के लाई करता है तो ये 12,000 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। यहाँ पे 11,520। अब देखो ये जो नंबर है वो 11,500 के राइट साइड में होगा, इसका मतलब ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चे ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि ये मैन कवर्स 255 किलोमीटर इन 6 आवर्स ऑन स्कूटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि स्पीड जो है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस कितना है 255 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे 255 लिखेंगे और टाइम कितना है यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 आवर्स, तो 6 नीचे लिखिए और इनकी आप अभी कटिंग करिए। तो थ्रू 3 2 6 3 8 24 3 5 15, अगर आप कटिंग करें तो 2 4 8 2 2 4 42.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर। हमने 20 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर का क्या निकालना है बच्चे, सम। ओके, तो बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि सम ऑफ इवेंट नंबर, सम ऑफ इवेंट नंबर, इवेंट नंबर का बच्चे सम क्या होता है हमारे पास, आपको पता है सम ऑफ इवेंट नंबर हमारे पास होता है
n+1, n into n+1, 2 × 4 6। ओके, तो स्टूडेंट्स सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, n ब्रैकेट के अंदर n+1। ओके, ये होता है सम ऑफ इवन नंबर। और अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं ऑफ इवन नंबर का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हमारे पास क्या होता है, n+1। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो n की जगह आप 20 लिख दीजिए, तो 20 + 1 कितना हो गया, 21। यह आपका एवरेज आ गया। तो स्टूडेंट्स सीधे आप टिक करो ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ध्यान से, इन्होंने कहा है कि ये टाइम का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा है कि ये ट्रेन लेफ्ट न्यू दिल्ली एट 5:40 PM ऑन संडे एंड रिच बेंगलुरु ऑन वेडनेसडे एट 12:30 PM। फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। हमें टोटल ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है जर्नी का। तो स्टूडेंट देखो ये 5:40 PM संडे को निकले और पहुंचे कब है, वेडनेसडे को। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे संडे से लेकर मंडे से लेकर ट्यूसडे और ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को वो पहुंच गए। अब संडे को वो 5:40 पे निकले थे, 5:40 PM को। अब देखो स्टूडेंट संडे को वो कितने बजे निकले हैं, 5:40 PM को। ओके, अब संडे से स्टूडेंट्स मंडे 5:40 PM हो गए और मंडे से ट्यूसडे 5:40 PM। तो कितने दिन हो गए बच्चे, यहां से यहां तक 1 डेज, यहां से यहां तक 1 डेज, यानी टोटल उनको हो गए बच्चे 2 डेज। ट्यूसडे 5:40 PM तक कितने दिन हो गए, ट्यूसडे 5:40 PM तक इनको हो गए 2 डेज। अब बच्चे ट्यूसडे 5:40 PM से लेकर रात के 12 बजे तक कितना टाइम होगा, अभी पहले हम वो निकाल लेते हैं। ओके, ट्यूसडे से लेकर रात के मिडनाइट 12 तक कितना टाइम होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो 24:00 5:40 माइनस करते हैं हम, 00 से 40 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आ गया 60 - 40 = 20 और यहाँ पे रह गया 23। अब 23 में से बच्चों हम 5 निकाल देते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आया, 8, और यहाँ पे आया 18 आवर्स 20 मिनट्स। तो बच्चे यहां से लेकर यहां तक कितने हुआ, 18 आवर्स और 20 मिनट। ओके, अब स्टूडेंट देखो ट्यूसडे रात के, ट्यूसडे से लेकर सुबह के, वेडनेसडे सुबह के 12:30 तक कितना टाइम हुआ, 12:30, यानी 12 आवर्स 30 मिनट। अब बच्चों इनको हम प्लस कर देंगे, तो 18 आवर्स 20 मिनट्स और 12 आवर्स 30 मिनट्स प्लस अगर हम करें तो 30 + 20 = 50 और 9 डेज, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 30, यानी 30 आवर्स 50 मिनट हो गए टोटल। ओके, ट्यूसडे 5:40 से लेकर रात के 12 बजे तक कितना घंटे हुए, 18 आवर्स 20 मिनट्स, और फिर रात से लेकर वेडनेसडे के 12 बजे 30 मिनट तक कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स 18 आवर्स 12 आवर्स 30 मिनट। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 30 आवर्स 50 मिनट। और बच्चे 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहे थे हमारे पास, तो ये आ गया 2 डेज 30 आवर्स 50 मिनट्स। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ये आपके पास करेक्ट है, 2 डेज 30 आवर्स 50 मिनट। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट, देखो संडे 5:40 PM से उन्होंने स्टार्ट किया, संडे 5:40 PM से मंडे 5:40 PM तक 1 डे, फिर मंडे 5:40 PM से ट्यूसडे 5:40 PM तक 2 डेज। अब ट्यूसडे 5:40 से लेकर बच्चे रात के 12 बजे तक कितना घंटा हुआ, 18 आवर्स 20 मिनट्स। फिर ट्यूसडे 18 आवर्स, ट्यूसडे रात के 12 से लेकर सुबह वेडनेसडे 12 बजे 30 मिनट तक कितना घंटा हुआ, 12 आवर्स 30 मिनट्स। तो बच्चे इन दोनों आवर्स को मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल आवर्स हुआ 30 आवर्स 50 मिनट, और 2 दिन पहले लग रहे थे, तो 2 डे 30 आवर्स 50 मिनट्स इनको टोटल टाइम लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब यहाँ पे बच्चों उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 247.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच चेयर्स।
तो बच्चे आपको पता है कि एक का चेयर का कितना है 247.60 और आपको निकालना है 15 का। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक का दे रखा है ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 247.60 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो। 50 5 6 33 5 7 35 प्लस 3 38 5 4 20 प्लस 3 23 2 5 2 10 11 12। अब यहाँ पे 1 से भी करेंगे 101674 2 इनको प्लस कर लो 0 8 प्लस 6 इज 14 8 9 10 11 5 6 7 ये। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो तो ₹3714 ये आपका आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये आपका क्या है करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो बच्चे देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछा है मतलब सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 180। तो एक एंगल अगर हमें दे रखा है 70 डिग्री दूसरे निकालने के लिए हम 180 से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आया 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48 देखिए वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री द वर्टिकल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन से होते हैं वो ट्रायंगल जिसके ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। और एक चीज बच्चे याद रखना है कि अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो उन्होंने कहा है कि एक बेस एंगल उन्होंने कहा है कि अगर एक बेस एंगल 70 डिग्री है तो बताइए ये वाला वर्टिकल एंगल कितना होगा हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो बच्चे देखो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब बच्चों आप सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री यानी 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो है ये हमें नहीं पता है तो चलो मैं इसको x मान लेता हूँ x डिग्री मान लेता हूँ। तो x डिग्री इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 70 प्लस 70 कितना हो गया 140 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें तो यहाँ पे हम 180 डिग्री लिखेंगे। इस 140 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो माइनस हो गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये हमारे पास क्या है करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। The ratio of the number of boys and girls is 8:5। यहाँ पे boys and girls का हमें रेशियो दे रखा है। If there are 160 girls, then the total number of students in the college ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें तो गर्ल्स के लिए हमें यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है 5 है ना। गर्ल्स रेशियो के अकॉर्डिंगली 5 है बट इन्होंने कहा है गर्ल्स तो 160 है तो हम इस 5 को 160 के बराबर रख लेंगे। तो बच्चे अगर 5 160 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा ज्यादा यहाँ पे ज्यादा का दे रखा है और हमें 1 का निकालना है तो हमें डिवाइड करना होता है। और जब 1 का दे रखा होता है ज्यादा का निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 का दे रखा है और हमें 1 का निकालना है। तो यहाँ पे आ गया 32। तो बच्चे एक की वैल्यू कितनी है 32। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें टोटल बच्चे निकालने हैं। तो टोटल बॉयज हैं 8 टोटल गर्ल्स हैं 5 तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 8 प्लस 5 तो कितने हो गए बच्चे 8 प्लस 5 इज 13। तो बच्चे देखो 1 अगर 32 के बराबर है तो 13 कितने के बराबर होगा एक का दे रखा है ज्यादा का निकाल रहे हैं तो 13 इंटू 32 करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो 13 2 इज 26 13 3 is 39 प्लस 2 416। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे ये हमारे पास करेक्ट है 416। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 इन्होंने कहा है कि कन्वर्ट 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अभी हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आपको फॉर्मूला याद होगा कि सेल्सियस में अगर आपको आंसर चाहिए तो किसके बराबर होता है वो बराबर होता है आपके पास 5/9 f माइनस 32 के। तो यहाँ पे बच्चों 5/9 f माइनस 32 यानी 150 माइनस 32। तो यहाँ पे आया 5/9 इंटू 10 माइनस 2 इज 8 4 माइनस 3 इज 1 118। ओके, तो यहाँ पे बच्चे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे 5 इंटू 118 कर लेते हैं 5 8 40 4 ऊपर गया 9 519 अपॉन 9। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो बच्चे 9 4 36 9 5 is 45 9 6 is 54।
तो हम यहाँ पे 96 डालते हैं, क्योंकि 9763 बड़ा हो जाएगा। तो 9 - 4 इज 5, 50। अब 9 5 इज 45, तो यहाँ पे आ गया 5 हमारे पास, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे बन गया 50। फिर 9 5 इज 45, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 65.5। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे 65.5, तो ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे ये हमारे पास क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है 65.56 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का मिलिट्री स्कूल का मैथ का सैंपल पेपर, जो आज हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। टोटल 50 क्वेश्चन थे और आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब स्टूडेंट्स अगले सेशन में हम एक नया सैंपल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।